चलिए हम स्टार्ट करते हैं एल्कीन। और सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला मेथड है इसका एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो सभी है, लेकिन एलिमिनेशन में भी तीन प्रोसेस है यहाँ पर। एक है E1, एक E2, एक E1C। मैंने तीनों आपको यहाँ पे समझाया। मैं बहुत डिटेल में लॉन्ग कोर्स में ही जाता हूँ, तो यहाँ पर अभी इतना समझाया है आपको। एलिमिनेशन की प्रोसेस को पहले समझिए। एलिमिनेशन की प्रोसेस में एक लीविंग ग्रुप होता है जो छोड़ के जाने वाला लीविंग ग्रुप, और एक होता है बीटा हाइड्रोजन। लीविंग ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन पे एक बेस अटैक करता है। मैंने आपको बताया था बेस और न्यूक्लियोफाइल एक ही होते हैं, तो बेस या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब कोई न्यूक्लियोफाइल अगर H+ पे अटैक करता है तो वो बेस है, और किसी और पॉजिटिव चार्ज पे कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। बस अटैक किस पे कर रहा है इस बात को उसका नाम पड़ता है। यहाँ अटैक किया, यह हटा, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों के बीच में बॉन्ड कर दिया। अब अगर ये पहले हटा, when X leave first, तो कार्बोकेटाइन बनेगा जो रीअरेंज भी हो सकता है। देन बीटा H लीव, तब उसके बाद बीटा H लीव करेगा। अगर ऐसा होता है तो इस रिएक्शन को E1 बोलेंगे। अगर ये और ये साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ हटते हैं, कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसको E2 बोलेंगे। अगर ये पहले हटता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, भाई H+ जाने के बाद जो भी बचता है उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। इसीलिए E1CB का मतलब है यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस एलिमिनेशन, है ना। तो अब ये क्या है कि कंजुगेट बेस बनेगा, फिर इसके बाद ये टूटेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये तीसरा वाला है। व्हेन बीटा H+ लीव फर्स्ट, कार्बन आयन बनेगा जो कि एक कंजुगेट बेस है, फॉर्म एज इंटरमीडिएट, देन X- लीव। उसके बाद X- क्या होगा, फटेगा यहाँ से, ठीक है। देखिए बात हुई E1 की, E2 की, E1CB की, तो मैं आपको बताऊं कि एल्काइल हैलाइड जब होता है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता दिया ताकि आपको याद हो जाए। एल्काइल हैलाइड रहता है तो आपको देखना है कि आपके पास बेस कैसा है, वीक है या स्ट्रांग है। मैंने आपको बेस आपको पढ़ाया है। अब आपको RO- जैसे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, इस टाइप का कुछ मिलता है तो स्ट्रांग बेस। अगर आपको वीक बेस मिलता है, केवल एल्कोहल मिल जाता है, CH3OH मिल जाता है, वीक बेस मिलता है तो E1 होगा, और स्ट्रांग बेस मिलता है तो E2 होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने CH3OH E1 ले लिया, तो E1 में क्या होगा, कार्बोकेटाइन भी बनेगा और ये अरेंजमेंट भी होगा। अब जैसे यहाँ पर Br ये टूटा, ये पॉजिटिव आया, यहाँ से H+ की शिफ्ट हुई, यहाँ पे पॉजिटिव आया और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, वो बन गया। यहाँ पर क्या होगा, ये टूटेगा और यहाँ से H टूटेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कोई कार्बोकेटाइन बनने का चांस नहीं मिलेगा। एल्कोहल हमेशा E1 ही देता है, E2 नहीं देता। तो उसके लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4, इन दोनों में से कोई एक चाहिए आपको उनको। और अगर आप देखें NCERT में तो 443 केल्विन पर एल्कोहल एल्कीन बनाता है और 413 केल्विन पर ईथर बना देता है। वो भी एक तरह का एलिमिनेशन है, लेकिन कंडेंसेशन बोल देते हैं उसको। तो यहाँ पर E1 देता है हमेशा, हमने कोई टेम्परेचर अभी नहीं बोला है, अल्कोहल E1 दे रहा है ऑलवेज। अब E1 दे रहा है तो क्या होगा, जैसे ये Br यहाँ से टूटा था तो ये डबल बॉन्ड बना था रीअरेंजमेंट के कारण, यहाँ पर भी आपको रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक देखना पड़ेगा। जैसे ये टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग कैसे होगा, इसके लिए आपको रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक देखना पड़ेगा। तो हम, क्योंकि अगर मैंने ये इस तरीके से पूरा पढ़ाना चालू किया, E1, E2, SN1, SN2 और पूरा जो है विद रीअरेंजमेंट और सारी चीज़ें, तो शायद आप लोगों का जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक मैं हाइड्रोकार्बन ही पढ़ाता रह जाऊंगा।
और टाइम लगेगा ना भाई, लॉन्ग कोर्स में पढ़ाया जाता है वैसे। अब जैसे मैंने आपको जीओसी का एक छोटा सा पार्ट मैंने अपना दिया है, पूरा जीओसी नहीं, मैंने जीओसी का पार्ट दिया है आपको। उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, ये सब कुछ नहीं है उसमें, केवल मैंने रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट दिया है आपको। अब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने पेज में सर ने केवल इतना ही लिखा है, इतना ही टॉपिक लिखा है। तो आप सोचिए कि कितना पढ़ाना रहेगा वो। जब आप उसको देखें तो बताइएगा मुझे। ईथर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देने वाला ईथर बहुत कम होता है, इसलिए ईथर में एलिमिनेशन आप नेग्लिजिबल मान के चलिए। एक आध एग्जाम्पल रहता है इसका। एल्कोहल में आप हमेशा मानिए कि E1 होता है। मेन एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर दो तरह का मिलेगा, यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि E1 देगा कि E2 देगा। ठीक है, अब आगे के मेथड की बात करते हैं। विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड की बात करते हैं। अब देखिए, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, पहले तो समझिए विसिनल क्या होता है। एडजेसेंट कार्बन पर अगर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसको विसिनल बोला जाता है। जैसे दो OH लगा हो अगल बगल तो विसिनल डाइऑल, दो NH2 लगा तो विसिनल डाइएमीन, दो क्लोरीन लगा हो तो विसिनल डाइक्लोराइड, हेलोजन बोल सकते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड। और अगर एक ही कार्बन पे दोनों लगा हो तो वो विसिनल की जगह पे जेमिनल डाइहैलाइड बोल दिया जाएगा। समझ रहे हैं? एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होता, विसिनल जेमिनल डाइऑल नहीं बोलते। हाँ, वो कहीं कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबल हो जाए वो अलग चीज़ है। अब इसका जो रिएजेंट होता है वो दो होता है। एक होता है NaI विद एसीटोन। हीट तो करना पड़ता है एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि एलिमिनेशन कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर पे होता है SN1 SN2 के। SN1 SN2 से ज़्यादा, देखिए अगर आप क्रैश के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना थोड़ा मतलब मैकेनिज्म आना चाहिए जिससे कि आप कर सकें। क्योंकि अगर मैं E1 E2 SN1 SN2 आपको डिटेल में पढ़ाने बैठूं तो वो जो है पॉसिबल नहीं है क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए। हाँ, जो हमारे रेगुलर कोर्स के बच्चे हैं जो अभी 12th में गए हैं या जो अभी 11th में आए हैं, वो उनके लिए ये टॉपिक रहता है, उनको पूरा कराया जाता है। तो इतनी ही उम्मीद करते हैं कि क्रैश कोर्स वाले बच्चे जो है अपना इतना तो पढ़ेंगे या पढ़े होंगे। चलिए आइए बात करते हैं। NaI एसीटोन है या जिंक डस्ट है। जिंक डस्ट का मतलब जिंक पाउडर होता है। ये नहीं कि जिंक ज़मीन पे गिर दिया, आपने झाड़ू लगा के जिंक के साथ डस्ट भी उठा लिया और बोला कि ये सर जिंक डस्ट है क्योंकि इस जिंक के अंदर डस्ट है। नहीं, जिंक पाउडर। ठीक है, ये दोनों का मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया है। NaI एसीटोन जब लेते हैं तो क्या होता है। NaI एसीटोन लेते हैं तो NaI एसीटोन I क्या होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर मैनर में होना चाहिए एलिमिनेशन के लिए। आप जानते हैं मतलब X, ये I क्या करता है, X पर अटैक करता है। अब ये X चाहे जो हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों में से कोई भी हो सकता है। फ्लोरीन जल्दी नहीं होता ये। तो आयोडीन क्या करता है, X पर अटैक करता है, I-। एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी रहता है। तो ये क्या होता है कि जब ये इस पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव और ये जब टूटता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। और यहाँ का X, भाई यहाँ से I दिया है तो Na बचा हुआ है ना, तो NaX बन जाता है। जिंक क्या करता है, जिंक डस्ट है। जिंक क्या करता है, जिंक जो है इन दोनों के बीच में घुस जाता है। जैसे मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाते हैं, जब घुस जाता है ऐसे बन जाता है। अब आप जानते हैं कि जिंक और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन की। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आता है। जब यहाँ नेगेटिव आता है तो इसके इन्फ्लुएंस से यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये टूटता है और ये ZnX
प्लस एक्स ZnX2। अब दो Cl है तो ZnCl2, दो Br है तो ZnBr2, ये बनता है और आपको एल्कीन मिलता है। समझ गए। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन की। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन अगर कोई है तो वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। आप जानते भी हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। आइए समझते हैं इसको। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्कीन पर ये E का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल। जैसे HCl है मान लीजिए, तो HCl में H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और Cl माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो है H प्लस Cl माइनस ऐसे। अब ये एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ और यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, मैकेनिज्म की बात अलग है। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। मतलब सारे लुईस एसिड क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हैं। मैंने कुछ इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर। H प्लस R प्लस R CO प्लस X प्लस मतलब हेलोजन होगा फ्लोरीन को छोड़ के, NO प्लस NO2 प्लस, PH बेंजीन रिंग होता है, PH N2 प्लस PH प्लस, ICl IBr BrCl, ये सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। कार्बीन के बारे में आपको बता दें, कार्बीन में दो बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड होता है। अब जैसे H लग गया तो इसको मिथाइलिन भी बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए दो Cl लग गया तो इसका नाम हो गया डाइक्लोरोकार्बीन। दो मिथाइल लग गया तो नाम हो गया डाइमिथाइल कार्बीन। दो बेंजीन लग गया तो डाइफिनाइल कार्बीन। एक बेंजीन लग गया, एक मिथाइल लग गया तो मिथाइल फिनाइल कार्बीन। मतलब केवल दो ही बॉन्ड बनाता है। कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लोन पेयर लेकर 6 इलेक्ट्रॉन है। दो इस बॉन्ड में, दो इस बॉन्ड में, दो को टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। FeCl3 SO3 SO2 CO2 O3 ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। कुछ मेटैलिक इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं जैसे Ag प्लस Hg2 प्लस प्लेटिनम 2 प्लस, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हैं। कुछ ऐसी स्पीसीज के बारे में बता दें जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है आपको कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जैसे H3O प्लस NH4 प्लस, ये दोनों तो ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि H3O प्लस के पास तो आपको एक लोन पेयर भी दिखेगा और पॉजिटिव चार्ज भी दिखेगा। लोन पेयर से आप ललचाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल हो जाए, पॉजिटिव चार्ज से सोचेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल हो जाए। ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है, न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है। अब बाकी सब इलेक्ट्रोफाइल ये सब नहीं है, आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इन एडिशन रिएक्शन, किसी भी तरह का एडिशन रिएक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर अटैक ऑन सबस्ट्रेट। जैसे इस पर अटैक तो दोनों का हुआ है on substrate, but name of reaction depends on that reagent which attack in RDS. RDS मतलब स्लोएस्ट स्टेप में जो अटैक करेगा उसके अनुसार नाम पड़ेगा। जैसे इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक RDS में होता है। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल अटैक इन RDS और स्लोएस्ट स्टेप। ये भी कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इसके मैकेनिज्म हैं दो तरह के, एक का नाम है क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म और दूसरे का नाम है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। जो क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होता है उसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंज हो सकता है। अगर रीअरेंजमेंट में ज़्यादा अच्छा कार्बोकैटायन बनता है तो, अगर रीअरेंजमेंट में ज़्यादा अच्छा कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो फिर जैसा है वैसे ही रहने देंगे। मतलब रीअरेंज हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक RDS में होगा और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अटैक मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। कैसे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा मैकेनिज्म भी लिख दूँ उसके बाद बताऊँ आपको। देखिए मैंने पहले मैकेनिज्म को मिटाया नहीं है,
मैंने ऐसे ही रहने दिया। दूसरा मैकेनिज्म मैंने लिख दिया ताकि आपको दोनों देखने में आसानी रहे। दूसरे मैकेनिज्म को बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, नॉन एन क्लासिकल सी कार्बोकेटाइन सी, NCC प्लस मैकेनिज्म बोला जाता है। प्लस का मतलब कार्बोकेटाइन है। इस मैकेनिज्म में हियर E प्लस इलेक्ट्रोफाइल शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। इस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए और इसमें होना चाहिए। जब इलेक्ट्रोफाइल RDS में जैसे यहाँ अटैक कर रहा है वैसे यहाँ भी अटैक करेगा, जैसे यहाँ बना था वैसे यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ लोन पेयर है। ये लोन पेयर बने हुए कार्बोकेटाइन पर अटैक कर जाएगा ऐसे। मतलब कार्बोकेटाइन यहाँ बनता नहीं है। आपको दिखा कि सर कार्बोकेटाइन बना था बाद में अटैक होता है, ऐसा नहीं होता। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तुरंत इस पर अटैक कर जाता है। मतलब सीधे हमको ये दिखता है, ये नहीं दिखता। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये मिलता है। तो मतलब कोई कार्बोकेटाइन नहीं मिला, एक साइक्लिक कैटायन मिला जिसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जिधर इलेक्ट्रोफाइल है उसके दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, क्योंकि इधर तो एक रिंग बना हुआ है तो उस तरफ से अटैक होता है। इस तरह के एडिशन को एंटी एडिशन बोला जाता है। मतलब एक रिएजेंट का अटैक लेफ्ट से हो रहा है तो दूसरे का राइट से, एक का नीचे से हो रहा है तो दूसरे का ऊपर से, तो ये ऐसे अटैक होता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। अब HX, HCl, HBr, HI का एडिशन ऐसे होता है। H2O का भी एडिशन ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि H+, नो लोन पेयर। अच्छा, एडिशन जैसे Cl2, Br2, I2 या फिर इंटर हेलोजेनिक हेलोजन अगर होते हैं तो वो भी, इन सब का एडिशन ऐसे होता है। यहाँ पर X+, जैसे Cl+ है लोन पेयर है उसके पास, Br+ है लोन पेयर है, I+ है लोन पेयर है, तो यहाँ पर सबके पास लोन पेयर है। यहाँ HO-X+, यहाँ भी X+ होगा, उसके पास भी लोन पेयर होगा। जिसके पास लोन पेयर होगा वो ऐसे रिएक्ट करेगा। मतलब ये दोनों का एडिशन होगा NCC+ मैकेनिज्म से, इन दोनों का एडिशन होगा CC+ मैकेनिज्म से। इतनी बात समझे आप? अब आगे बात करते हैं। देखिए, मैंने 4 रिएक्शन के बारे में बात करी आपसे। एक एडिशन ऑफ HX, एक एडिशन ऑफ वाटर, एक एडिशन ऑफ X2 एंड एक है एडिशन ऑफ HOX। अब इन चारों रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ HX। मैकेनिज्म होगा CC+ मैकेनिज्म। कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज हो सकता है। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मार्कोनिकॉफ के रूल को पढ़ लीजिए। MKW रूल शॉर्ट में बोल दे रहे हैं, बार बार मार्कोनिकॉफ कौन लिखेगा MKW। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन? Cl- takes place on that carbon of double bond which have less number of hydrogen atom। अब इन दोनों में हाइड्रोजन एटम कम किसमें है? इसमें। तो इस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन? Cl- का अटैक हो गया। मतलब इस पर अटैक किया H+ और उस पर अटैक किया Cl-। या आप ऐसे भी देख सकते हैं। दूसरा मॉडिफाइड रूल क्या है? Attack of electrophile takes place on C double bond C in such a way that more stable carbocation will form। अब इन दोनों में से किसी एक पर H+ का अटैक होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। इस पे अटैक होता है तो ये बनेगा 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला। अगर इस पे अटैक होता है तो इस पे अटैक H+ का होता है तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, तब इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, तो इसलिए ये बना देते हैं। जब ये बनाते हैं तो अब RDS में स्लो स्टेप में तो H+ का अटैक हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा Cl- का। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन बना है वो रीअरेंज हो सकता है। फिलहाल यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, टर्सरी का कोई चांस नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही रहने देंगे। आइए मॉडिफाइड रूल को एक और नियम से, एक और क्वेश्चन से समझते हैं। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस ऑन C डबल बॉन्ड C इन सच अ वे दैट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल फॉर्म। देखिए, ये स्कूल के अंदर आपको पढ़ाया जाता है।
कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उस पर होगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, या न्यूक्लियोफाइल उसका उस पर अटैक होगा जो जहाँ कम हाइड्रोजन होगा, ऐसा कुछ बोला जाता है। यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं बोलते, यहाँ हम बोलते हैं कि सब कुछ आप पर, आपके भरोसे है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कुछ इस तरीके से कराओ ताकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बच जाए। अब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराने के लिए आपके पास दो रास्ते थे। या तो आप इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते तो ये कार्बोकेटाइन बनता, या आप इस पे H+ का अटैक कराते तो आपको ये कार्बोकेटाइन मिलता। ये दोनों कार्बोकेटाइन में जो ज़्यादा स्टेबल हो, कह रहा है कि इन सच अ वे दैट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो बनाओ। यहाँ क्या होगा, लोन पेयर से ये क्या करेगा, रेजोनेंस दिखा देगा ऐसे। लेकिन यहाँ लोन पेयर काफ़ी दूर है भाई, 2 सिंगल बॉन्ड का गैप है, रेजोनेंस तो हो नहीं पाएगा। यहाँ पर ये जो 8 अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर कंजुगेशन दिखाएंगे, +1 -i इफेक्ट लगेगा, यहाँ सीधे रेजोनेंस लगेगा। और मैंने आपको बोला है जब रेजोनेंस लग रहा हो तो -i +i ये सब नहीं देखते। तो रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर हाइपर कंजुगेशन, तो हम इसको ज़्यादा स्टेबल मानेंगे। जब हम इसको ज़्यादा स्टेबल मानेंगे तो इसका मतलब है कि ये वाला कार्बोकेटाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल है, और अब इसी पर Cl- का अटैक होगा, तो Cl- का अटैक हो गया। अब आप इस नियम से इस पे अटैक करा के देखिए। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब Cl- टेक्स प्लेस ऑन दैट कार्बन ऑफ C++ विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इन दोनों में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पे है, तो मतलब Cl का अटैक इस पे हो जाता, तब आंसर गलत हो जाता आपका। तो ध्यान रखेंगे आप, इस रूल से करेंगे, इस रूल से नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की। परोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खरास इफेक्ट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा हो जाता है, पर अपने मन से ऐसा उल्टा नहीं होता। मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। दोनों में डिफरेंस है भाई, मैकेनिज्म दिखा देंगे अभी आपको। आप पहले एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को देखिए, क्या बोलता है कि इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड HBr इज एडेड। अच्छा एक बात और खास बात, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल एक ही कंपाउंड के लिए बना ही है, वो है HBr, ना HCl के लिए, ना वाटर के लिए, ना HI के लिए, ना H2SO4। बाकी दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को मिलाकर जो भी कंपाउंड बन रहे हैं उनमें से किसी के लिए नहीं है, केवल और केवल HBr के लिए है। और HBr में भी तब लगेगा जब उसके साथ परोक्साइड होगा। अगर परोक्साइड नहीं है तो HBr पे भी मार्कोनिकॉफ लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। अब ये कंपाउंड देखिए, और ये कंपाउंड सेम है ना। इस कंपाउंड में HBr की प्रेजेंस में जब आप अटैक कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल से Br पर अटैक यहाँ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि भाई लेस हाइड्रोजन जहाँ है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, लेकिन यहाँ पर मोर हाइड्रोजन जहाँ वहाँ पे अटैक हो रहा। कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कार्बोकेटाइन थोड़ा बन रहा है यार, फ्री रेडिकल बन रहा है। परोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली फॉर HBr, ये मैंने बोला, नॉट फॉर अदर लाइक HI, H2O, HCl, इन सब के लिए कुछ नहीं होता। जैसे देखिए HI का एडिशन कराया, मार्कोनिकॉफ से कराइए, I का अटैक यहाँ पे, HBr का अटैक कराइए, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लीजिए भाई, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लीजिए। एक कार्बोकेटाइन यहाँ है और एक कार्बोकेटाइन यहाँ है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा स्टेबल ये है, तो यहाँ अटैक कराइए। ठीक है, यहाँ अटैक कराएंगे मार्कोनिकॉफ से, और यहाँ अगर अटैक करा दे तो एंटी मार्कोनिकॉफ से हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये टूटेगा, ये रिंग टूटेगी, रीअरेंजमेंट होगा। मैंने रीअरेंजमेंट का आपको टॉपिक दे रखा है, उसको आप पढ़ें पहले, तब आपको समझ में आएगा। ये कार्बोकेटाइन ये बन गया। अच्छा ये HCl है, परोक्साइड डालो चाहे मत डालो, HCl में
मतलब बाकी दुनिया में आप पेरोक्साइड डाल के भी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगाएंगे, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। यहाँ लिखा है कि पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास इफेक्ट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन। एक फ्री रेडिकल एडिशन है। कैसे है, क्या है, जरा समझा दें आपको। आइए देखिए ध्यान से। मैकेनिज्म को देख लीजिए, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इस जगह की भी। एक तो ये मिटाने में मेरा हाथ दर्द करता है यार। देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म, पेरोक्साइड क्यों लिया गया है भाई? आप लोग तो बोल नहीं सकते ना कैमरे में, वरना शायद आप सही आंसर भी बोल रहे हो। क्योंकि पेरोक्साइड एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, ठीक है। अब RO फ्री रेडिकल HNBr में से दोनों पे से किसी एक पर अटैक करेगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि H फ्री रेडिकल मोस्ट अनस्टेबल फ्री रेडिकल होता है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्ट कर गया, Br फ्री रेडिकल बन गया। अब Br फ्री रेडिकल आते ही Br फ्री रेडिकल आते ही ऐसे बना देते हैं। ये दो तरह से अटैक करें भाई। ये फ्री रेडिकल टूटेगा ऐसे। अब Br फ्री रेडिकल यहां भी अटैक कर सकता है, Br फ्री रेडिकल यहां भी अटैक कर सकता है। अगर Br फ्री रेडिकल यहां अटैक करता है तो ये बनेगा। अगर Br फ्री रेडिकल यहां अटैक करता है तो ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर फ्री रेडिकल है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, कितना 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, मोर स्टेबल, और ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। अब यही कारण है कि इसको अब कुछ नहीं करेंगे, अब ये बेकार हो गया हमारे लिए, लेस स्टेबल हो गया, बेकार हो गया। अब हमको ये चाहिए, अब हम फिर एक बार HBr लाए, और आप जानते हैं H और Br में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, H, तो H का अटैक यहाँ हुआ। आपको प्रोडक्ट मिला, ये समझ पा रहे हैं। ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ध्यान रखिएगा। कहीं भी ज़रूरत पड़े, कहीं भी आंसर ना आ रहा हो आपका, मैकेनिज्म लगा दीजिएगा। अब देखिए एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O की बात करते हैं। इसके अंदर 3 तरह का वाटर एडिशन होता है। पहला है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसके अंदर हम कोई डाइल्यूट एसिड लेते हैं जिसके अंदर पानी होता है, पानी का H+OH- अटैक करता है। दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है, OM DM बोलते हैं। OM का मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन, DM का मतलब डीमर्क्यूरेशन। और तीसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने आप लोगों को हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन पहले पढ़ाया है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। सबसे पहले बात करते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसका रिएजेंट है H3O+ या डाइल्यूट H2SO4, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको। ये जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है और रीअरेंजमेंट भी इसमें हो सकता है। जैसे डाइल्यूट H2SO4 को जब इसमें डाला तो क्या हुआ कि H का इस अटैक इस पे हुआ, OH का अटैक इस पे हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल से। डाइल्यूट H2SO4 के अंदर पानी है, लेकिन मैकेनिज्म में थोड़ा सा अलग टाइप का है। H+OH- नहीं दिखाकर हम यहाँ डाइल्यूट H2SO4 का H+ मिलता है, जो मार्कोनिकॉफ रूल से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है ये। और उसके बाद OH- का अटैक ना होकर इसके अंदर पाए जाने वाले वाटर का अटैक होता है, वाटर का अटैक होता है, तो ऐसे बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नियम है,
जो बनता है वो नहीं टूटता, उसके जैसा भी नहीं टूटता, जब भी टूटता है कोई दूसरा टूटता है। नियम याद करिए, जो बनता है वो नहीं टूटता, जिसके जैसा भी नहीं टूटता, जब भी टूटता है कोई दूसरा टूटता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, जो बनता है ये बना है। जो बनता है वो नहीं टूटता, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया है, इसको 2 ही बॉन्ड बनाना है, तो कोई ना कोई एक बॉन्ड तो इसको तोड़ना पड़ेगा। जो बनता है वो नहीं टूटता, उसके जैसा भी नहीं टूटता। अगर कोई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और होता है यहाँ पर तो वो भी नहीं टूटता, जब भी टूटता है कोई दूसरा टूटता है। इसका मतलब O और H इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटने वाला है। तो इस बॉन्ड को हमने ऐसे तोड़ दिया। जब इसको हमने तोड़ दिया तो यहाँ से H+ रिलीज हुआ, ये यहाँ चला गया। अब H+ यहाँ पर क्या हुआ, दिया था, यहाँ पे H+ मिल गया। इसका मतलब एसिड क्या था, केवल कैटलिस्ट था, और OH आपको मिल गया, ये कंपाउंड बन गया। दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। रिएजेंट इसका होता है पहला, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट है, जिसमें हम मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में, और थोड़ा सा वाटर होता है, वेरी लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट में वाटर भी होता है। जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन खत्म हो जाता है तब डीमर्क्यूरेशन होता है। NaBH4 डालते हैं H3O+ के साथ, डीमर्क्यूरेशन होता है। कैसे होता है समझाते हैं आपको। देखिए, मैंने एक कंपाउंड लिया है जिसकी एसिड कैटालाइज से रिएक्शन करा दे तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा और रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या हो रहा है, देखिए। पहले तो प्रोडक्ट जो बन गया वो बन गया, कैसे बना है ये देखते हैं। ये है, ये AC का मतलब होता है, AC का मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड O, इतने को आप AC बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये CH3C डबल बॉन्ड O है, फिर ये O है, CH3C डबल बॉन्ड O, HgO, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब ये या ये इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटता है, यहाँ टूट गया, Hg के ऊपर आया प्लस, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसका अटैक यहाँ होगा। लेकिन खाली अटैक ही नहीं होता, कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, क्योंकि ये NCC+ मैकेनिज्म की तरह दिख रहा है। बिना कार्बोकैटायन बने सीधे साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। अब कार्बोकैटायन नहीं बना, कार्बोकैटायन नहीं बना, वाटर का अटैक हुआ, जो कि हमको बहुत थोड़ा सा वाटर हमने ले रखा था। अभी तक हम OM ही करा रहे हैं, DM की बात नहीं करी हमने। वाटर का अटैक हुआ, वाटर का अटैक कहाँ हुआ, इन दोनों में से जो हाँ मोर क्राउडेड कार्बन होगा उस पर अटैक होगा। ये मोर क्राउडेड कार्बन है, इस पर अटैक होगा, अटैक हो जाता है, अटैक हो जाता है, ये बन जाता है। ये हो गया आपका OM। जब OM हो जाता है, OM मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो जाता है, तब डीमर्क्यूरेशन की बात होती है। तब CH3CH CHOH CH2 HgOAC। अब इसमें आप डालते हैं NaBH4 H3O+। ये H3O+, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, H3O+ यहाँ पे अटैक करता है और ये बनाता है CH3CH CH3CH CH3OH। मतलब OM-DM में क्या होगा, MKW रूल बट नो रीअरेंजमेंट। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन मोर क्राउडेड कार्बन ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट। साइक्लिक इंटरमीडिएट के ज़्यादा क्राउडेड कार्बन पे, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट है ये पूरा, और इसमें देखिए ये कार्बन, 2 कार्बन ही है,
इस कार्बन पे 2 H लगा है और इस कार्बन पे एक H लगा है और एक इतना बड़ा ग्रुप लगा है, तो ये ज़्यादा क्राउडेड है, तो इस पर क्या लगेगा, OH का अटैक होगा, वाटर का अटैक होगा। ये वाटर का अटैक होता है बिल्कुल वैसा ही कि जैसे वाटर का अटैक हुआ यहाँ पर, तो जब वाटर का अटैक होता है तो ये बनाता है ऐसे, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है, जो बनेगा वो नहीं टूटेगा, उसके जैसा भी नहीं टूटेगा, जब भी टूटेगा कोई दूसरा टूटेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर OH मिलता है, इसलिए OH मिला है। तो ये है OMDM। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, पहला मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, दूसरा रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एक और बात याद कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा मोर क्राउडेड कार्बन पर होता है। तीसरा है HBO। तीसरा रिएक्शन है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO भी कहते हैं। HBO एक चैनल भी होता है, लेकिन उससे हमको क्या लेना देना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है मार्कोनिकॉफ रूल से, लेकिन लगता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से रिएक्शन हुआ है, लगता है, होता नहीं है, होता तो मार्कोनिकॉफ रूल से। कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती, कोई तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होता, रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। कोई आपसे बोले कि रूल कौन सा है, मार्कोनिकॉफ, लगता कैसा, एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब आपको जब प्रोडक्ट बनाना हो तो उस समय आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के प्रोडक्ट बना दें, आपका आंसर सही हो जाएगा। रिएजेंट B2H6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन H2O2 OH माइनस एल्कलाइन मीडियम में, ये है हाइड्रोबोरेशन और ये है ऑक्सीडेशन। हमने दोनों रिएजेंट एक साथ लिख दिए, प्रोडक्ट बना दिया। अब आप देखिए कि अगर मार्कोनिकॉफ रूल होता तो OH यहाँ लगता, जबकि यहाँ पे लगा है। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये कहता है कि बोरॉन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, तो हर बार की तरह इलेक्ट्रोफाइल H+ ना होकर B+ है। बोरॉन का अटैक इलेक्ट्रोफाइल की तरह हो रहा है और हाइड्रोजन का अटैक न्यूक्लियोफाइल की तरह हो रहा है, प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है। अब चाहे आप यहीं अटैक करा दीजिए, चाहे आप एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3RCH ये कंपाउंड लगा दीजिए इस पर, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। अब देखिए मैंने आपको 3 एडिशन बताए वाटर के, मैंने तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया, तीनों का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी। जब वाटर का एडिशन हुआ, यहां पर कार्बोकेटाइन बना, अगर रीअरेंज हुआ तो पॉजिटिव यहां घुस गया और OH यहां लग गया। अगर रीअरेंज नहीं हुआ तो पॉजिटिव यहीं रहा और OH यहां लग गया। और अगर HBO हुआ तो मार्कोनिकॉफ रूल से ही अटैक हुआ, लेकिन पॉजिटिव यहां ना बन के यहां बना, हाँ ठीक है, पॉजिटिव यहां ना बन के यहां बना, क्योंकि यहां पर किसका गलत हो रहा है क्या, पॉजिटिव यहां बनना चाहिए, हाँ ठीक है, यहीं बना है, यही बना है। H- का अटैक हुआ है यहीं पर, लेकिन लगता ऐसा है कि H- का अटैक यहाँ पर, हम तो हमेशा हमारे दिमाग में इलेक्ट्रोफाइल होता है H+, तो हमें लगता है कि H- तो कभी हो ही नहीं सकता। H- का अटैक यहाँ होता है और BH2 का अटैक यहाँ होता है, जो BH2 रिप्लेस हो जाता है OH से और ये बनता है। समझ पाया? तीनों प्रोडक्ट को ध्यान से देखिएगा, एक ही रिएक्शन, 3 अलग अलग रिएजेंट और 3 अलग अलग तरह का प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एडिशन ऑफ H2 ऑन एल्कीन। अभी तक आपने HX का एडिशन देखा, H2O का एडिशन देखा 3 कंडीशन में, एसिड कैटालाइज्ड, OMDM और HBO। अब आप देखेंगे एडिशन ऑफ H2 हेलोजन। अच्छा, NCC+ मैकेनिज्म, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, हेलोजन का एडिशन एंटी एडिशन होता है। जैसे सिन एडिशन होता था तो सिस से मीजो बनता था, ट्रांस से रेशमिक बनता था। एंटी एडिशन होगा तो सिस से रेशमिक बनेगा और ट्रांस से मीजो बनेगा, हाँ ट्रांस से मीजो बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर पहले ये X का अटैक होगा,
X प्लस का अटैक होगा, ये टूटेगा, X प्लस का अटैक होगा। एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा जैसे OMDM में बना था, हेलोनियम आयन इसको बोलते हैं, साइक्लिक हेलोनियम आयन भी बोल सकते हैं। यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोकैटायन ही नहीं है। X माइनस का अटैक होता है। अब ये जो X माइनस का अटैक होता है वो मोर क्राउडेड कार्बन पे होता है। इन दोनों में से जो ज़्यादा क्राउडेड कार्बन होगा उस पर अटैक होगा, लेकिन यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है, इस पे आते हैं। जैसे Cl का अटैक हुआ, Cl प्लस बनाया, अब इन दोनों में ज़्यादा क्राउडेड कार्बन ये है तो इस पर Cl माइनस का अटैक हुआ ऐसे। लेकिन दोनों Cl हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि Cl माइनस का अटैक किस पर हुआ और Cl प्लस का अटैक किस पे हुआ। तो आइए क्या करते हैं कि प्लस माइनस बदल देते हैं, I और Cl ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, I प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। अब इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि Cl माइनस कहाँ गया। तो जब ये बने, ये कंपाउंड यही है, इसी कंपाउंड को हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दिया। तो अब जैसे यहीं पर I का अटैक हो, ये I बन जाए, तो ये वाला है। अब इस पर क्या होगा, Cl का अटैक होगा, ये वाला। तो जब यहाँ Cl का अटैक होगा तो ये क्या बन जाएगा, कायरल। अच्छा, ये भी कायरल है। तो यहाँ पर दो तरह का कंपाउंड मिलेगा। कभी आपसे पूछे कितना प्रोडक्ट मिलेगा तो बोलेंगे 2, यहाँ पर भी कितना प्रोडक्ट मिलेगा तो बोलेंगे 2। अच्छा, I2 का एडिशन जैसे Cl2 का करा सकते हैं, Br2 का करा सकते हैं, इंटर हेलोजेनिक कंपाउंड का करा सकते हैं, लेकिन I2 का नहीं करा सकते। I2 का इसलिए नहीं करा सकते कि I2 का एडिशन हो तो जाएगा, पर ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, तुरंत टूट के वापस यही बना लेता है, इसलिए I2 का एडिशन दिखता ही नहीं। अच्छा, फ्लोरीन F2 का भी एडिशन आप नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि भैया फ्लोरीन को जब आप तोड़ेंगे ऐसे तो ये बन जाएगा प्लस, और कोई माइकल फ्लोरीन को प्लस नहीं बना सकता। फ्लोरीन जिसको चाहे प्लस बना दे, जादुई शक्ति, अभयदान, इमॉर्टल, मतलब कई तरह से बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं एडिशन ऑफ HOX की। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, सब कुछ वैसा ही है इसके में अंदर भी। एडिशन ऑफ HOX, अच्छा, एडिशन ऑफ HOX ऑन एल्कीन, ये चौथा है, खाली मिटा मिटा के लिख दिया था, इसलिए कहीं कहीं के गड़बड़ हो गया है ना। जैसे यहाँ गड़बड़ हो गया, अभी तक OH लगाया ही नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पर एडिशन है वो OH। चलिए आइए देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने X2 का एडिशन कराया था। अब वहाँ पर X प्लस X माइनस था, यहाँ पर X प्लस और OH माइनस है। OH माइनस का अटैक होगा, नो रीअरेंजमेंट, हेलोनियम आयन बनेगा। यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसा ही सब कुछ चल रहा है, सब कुछ वैसा ही है भी। अच्छा, एक खास बात, X2 और HOX दोनों ही एंटी एडिशन देते हैं। एंटी एडिशन का मतलब क्या है, अगर आपका एल्कीन सिस है, ये सिस ट्रांस नहीं है भाई, जैसे ये सिस ट्रांस नहीं है भाई, दोनों हाइड्रोजन सेम है ना, यहाँ पर नहीं बोल सकते, जहाँ सिस ट्रांस होगा वहीं बोलेंगे। X2 HOX दोनों एंटी एडिशन देते हैं। सिस के साथ एंटी एडिशन देगा, रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। ट्रांस के साथ एंटी एडिशन देगा, मीजो जैसा, मतलब दोनों X सेम साइड लग जाएंगे, या दोनों X और OH सेम साइड लग जाए। अब X और OH एक दूसरे का मिरर इमेज थोड़ा ना हो जाएगा, तो मीजो नहीं बनेगा, लेकिन मीजो जैसा दोनों एक सेम साइड, और दोनों अपोजिट चले गए ऐसे तो रेसिमिक बनने का चांस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊं, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्कीन है ये, और इस पर मैंने HOCl लगा दिया, तो अब इसका ट्रांस नहीं बनता, तो मतलब ये तो एक तरह का सीस है ना भाई, ट्रांस बनता ही नहीं, ये एक तरह का सीस है। भले सीस बोला नहीं जाएगा, लेकिन अभी जो है ये सिस माना जा सकता है, क्योंकि दोनों ये एक ही साइड है, दोनों H इधर है, ठीक है। तो जब ये बनाएगा तो सिस क्या बनाएगा, रेसिमिक मिक्सचर।
ऐसे बना दिया, रेसमिक मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ट्रांस होता, मान लीजिए ट्रांस है आपके पास। ट्रांस ले लेते हैं, एक ट्रांस का भी दिखा देते हैं आपको है। तो मान लीजिए आपके पास है CH3 है, CH3 है, H है, H है। ठीक है भाई, पर ट्रांस इसका तो 8 या 8 से ज़्यादा मेंबर ही बना पाएंगे, तो ऐसे ही ले लेते हैं ट्रांस। अब मान लीजिए आपने Cl2 ले लिया। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा कि हेलोजन के केस में CCl4 एक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, NCERT में दिया हुआ है। अब ये क्या है, ट्रांस है, ट्रांस है तो क्या बनाएगा, मीजो, मीजो बनाएगा तो कैसा बनाएगा भाई, दोनों Cl सेम साइड, H इधर, CH3A, CH3A। अब हाफ पार्ट का मिरर इमेज हो गया। लेकिन अगर यही ट्रांस HOCl का एडिशन करा दो, तो जिस तरीके से दोनों Cl सेम साइड लगे थे उसी तरीके से एक Cl और एक OH सेम साइड लगेगा। पर अब क्या ये मीजो है, मीजो नहीं है, सेम साइड लगा मीजो जैसा। इसको एकदम रट्टा मत मार लेने का मीजो ही बनेगा, सर ने बोला था, मतलब मेरा खून पी जाओगे तुम लोग। अब बात करते हैं एल्काइन की। एल्कीन के बाद प्रिपरेशन में कोई खास बात नहीं है, दो छोटे छोटे प्रिपरेशन है इसके। पहला विसिनल या जेमिनल डाइहैलाइड से। विसिनल या जेमिनल डाइहैलाइड में, जैसे विसिनल डाइहैलाइड है, आपने बेस एक डाला, कोई एक बेस डाला, वहाँ पे लिखा है बेस 1 एल्कोहलिक KOH लेना है, बेस 2 NaNH2 लेना है। बेस 1 डाला तो यहाँ से मान लीजिए कहीं से भरी, यहाँ से X यहाँ से H निकल सकता है, या यहाँ से X यहाँ से H निकल सकता है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ से X यहाँ से H निकाल दिया, HX निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया। जैसे ही डबल बॉन्ड बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, PDCH मेरा शॉर्ट फॉर्म है। PDCH का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, PDCH आ गया। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, भाई पहले तो ये सिंगल बॉन्ड था, तोड़ देना आसान था, लेकिन अब डबल बॉन्ड हो गया तो तोड़ना मुश्किल हो गया, तोड़ने ज़्यादा। अब इसके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, NaNH2। NaNH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अल्कोहलिक KOH, तो इसलिए हमने दूसरे केस में NaNH2 लिया और ये बना दिया। अगर आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड है तो भी आपने एक X यहाँ से निकाला, H यहाँ से निकाला। चलो अब क्या हो गया भाई, अब आपका ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, PDCH। PDCH का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बेस 2 की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक नोट करके ध्यान रखिएगा कि अगर टर्मिनल एल्काइन है तो एल्कोहलिक KOH डालने पर वो उसको मिडिल एल्काइन में बदल देता है, और अगर बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो NaNH2 डालने पर वो टर्मिनल में चेंज कर देता है। समझ पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम CaC2, भाई कार्बाइड से बनाना है। कार्बाइड मैंने तीनों को, 2 कार्बाइड तो लिख दिए हैं। एक कार्बाइड के बारे में और बता दूं आपको, गीला है, सूखा उठा लेते हैं। जैसे समझिए, देखिए कार्बाइड में या तो C के ऊपर 4 माइनस होगा, ये तो C2 के ऊपर 4 माइनस होगा, या तो C3 के ऊपर 4 माइनस होगा। एक कार्बन के ऊपर 4 माइनस, या 2 कार्बन के ऊपर 2 माइनस, या कार्बन के ऊपर 3 माइनस। अगर ये है
अब पानी डाला तो CH4 बनेगा, ये है पानी डाला तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, और ये है पानी डाला तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कब क्या बनेगा? ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपके एक कार्बन पर कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसे मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पर थोड़ा सा ऐसे बना दो, ये भी और ही है ना। एक कार्बन पे 4 माइनस, एक कार्बन पे 1 माइनस, एक कार्बन पे -4/3 ये 3 तरह का कार्बाइड बनता है। अब इन तीनों तरह के कार्बाइड से अलग अलग तरह का, भाई एक से एल्केन बनेगा, एक से एसिटिलीन बनेगा और एक से प्रोपाइन बनेगा। जैसे मान लीजिएगा आपके पास है Al4C3, अब ढूंढिए जरा इसको, Al4C3। एल्युमिनियम पे चार्ज कितना? +3, 3 एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम 3+, 3 कार्बन, भाई ये कितना हो गया? 12+, तो 3 कार्बन पे आ जाएगा कितना? -12, तो एक कार्बन पे कितना आ जाएगा? -4, ये आ गया। इसका मतलब इसको मीथेन बनाना है, पानी डालो मीथेन बनाओ। कितना कार्बन है? 3, कितना हाइड्रोजन ले लिया? 12H ले लिया तो 12OH भी मिलेगा, 12OH हो गया। अच्छा, अब जैसे C2 के ऊपर 2 माइनस तो C के ऊपर 1 माइनस। देखिए यहां पर Ca के ऊपर 2 प्लस तो C2 के ऊपर 2 माइनस, क्या बनाया? एसिटिलीन। यहां पे देखिए Mg के ऊपर 2 प्लस, 2 Mg के ऊपर 4 प्लस, तो 3 C3 मतलब 3 कार्बन के ऊपर 4 माइनस आया, 3 कार्बन के ऊपर 4 माइनस, क्या बनाया? प्रोपाइन। समझ जाइए कॉन्सेप्ट है भैया, रट्टा मार लीजिए इसको। केमिकल प्रॉपर्टी, अब धीरे धीरे थक गया हूं मैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये भी देता है भाई, एडिशन ऑफ HX। अब HX का एडिशन होगा तो भाई मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। अच्छा, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, इस पर अटैक होता है, H+ का ये बन जाता। अब ये बॉन्ड इधर टूटेगा, क्यों? क्योंकि इधर कार्बोकेटायन बनाना है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटायन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। अब क्यों समझ में आया? तो ये टूटेगा, इस पे H+ का अटैक होगा, ये बन गया, और इस पर किसका अटैक होगा? X का। एक ही कार्बन पे दोनों अटैक, MKW रूल। एडिशन ऑफ H2O, अच्छा पहला दो, इसमें भी HBO भी लेंगे अभी। एडिशन ऑफ H2O जैसे एल्कीन में लिया था 3 तरह का, यहाँ 3 तरह का तो नहीं लेंगे, 2 तरह का लेंगे। एडिशन ऑफ H2O, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ अब इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 है। लेकिन इसको जब एरो पे लिखा जाता है तो लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है। कई बार लिख देते हैं ऐसे HgSO4 + H2SO4 डाइल्यूट, या लिख देते हैं Hg2 + डाइल्यूट H2SO4। कभी कभी तो इंक की इतनी कमी रहती है पेपर में, जैसे वो लगता भूखे मर रहे हैं, ये इंक से ही पैसा बचाएंगे गवर्नमेंट, वो ये वाला सबसे नीचे वाला दे देती है कि ले भैया इंक बचाया, पेपर बचाया, इन्वायरमेंट बचाया। और आजकल लॉकडाउन से जान रहे हो, इस समय का टेम्परेचर 44, 45 टेम्परेचर हो जाता था यहाँ बनारस में, अभी यहाँ पे 35 चल रहा है। मस्त है ना। आ जाइए, देखो पानी का एडिशन कराना है, सिंपल सा।
भाई H3O+ तो है ही, H3O+ का अटैक हुआ, H+ का अटैक इधर हुआ, वाटर का अटैक इधर हुआ, और आप जानते हैं कि जो बनेगा वो नहीं टूटेगा, उसके जैसा नहीं टूटेगा, तो कुल मिला जुला के यहाँ OH आ जाता है, वो बन गया। लेकिन जब OH आता है तो वो इनॉल बन जाता है, और आप जानते हैं कि मोनोकार्बोनिल में, मैंने आपको टॉटोमराइजेशन में पढ़ाया, मैंने बोला मोनोकार्बोनिल में कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, तो इसीलिए तुरंत वो कीटो बना देता है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से किसी एक पर 2 OH लगाना है और एक पर C+O लगाना है। तो C+O कम्स ऑन मोर क्राउडेड कार्बन, इन दोनों में ज़्यादा क्राउडेड तो यही है। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, बोले भैया Hg2+ H3O+, हम भी थोड़ा इंक बचा लेते। अब आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, ये ऐसे करके छोड़ देना है, और आपको ज़्यादा क्राउडेड वाले पे C+O लगाना है। जब यहाँ 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ O लगाएंगे, तो यहाँ 2H लगाएंगे, 2H लगा दी, कम खत्म। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, जैसा कि आपने HBO एल्कीन में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो मैंने वहां बताया था कि हाइड्रोजन नेगेटिव में टूटता है, यहां भी हाइड्रोजन नेगेटिव में टूटेगा, रिएजेंट वही है जो वहां पे थे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो हाइड्रेशन Hg2+ की प्रेजेंस में देखा था, वहां C+O कम्स ऑन मोर क्राउडेड कार्बन था, यहाँ लेस क्राउडेड कार्बन है। अब इन दोनों में लेस क्राउडेड तो ये, तो इस पे C+O बनेगा। ये मैकेनिज्म देखते हैं ना, मैकेनिज्म से समझते हैं। ये बॉन्ड यहाँ टूटा, माइनस आया, माइनस पे कौन अटैक किया, B, और प्लस पे कौन अटैक किया, H-, ये बन गया। यहाँ से OH का अटैक हुआ, OH फ्री रेडिकल का अटैक हुआ, फ्री रेडिकल ये टूटता है, OH आप जानते हैं कि H2O2 या परऑक्साइड फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है, ये टूटता है। और यहाँ इनॉल बन जाता है भाई। अब इनॉल बनने के बाद टॉटोमराइजेशन से कीटो तो बनाना आसान है। अब HBO होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, वो बनेगा। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर HBO और एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन दोनों को एक साथ बता दिया। ये होगा तो यहाँ पर C+O लगेगा, ये होगा तो यहाँ पर C+O लगेगा। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ X2 की। एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा भाई कि ये 2 बॉन्ड टूटेंगे, इस पे भी X, इस पे भी X, 2 बार लगेगा और ये बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ Br क्यों लगा दिया है, तो X लगाना है ना। अब जैसे यहाँ Br है तो ये 2 Br यहाँ लगेंगे, 2 Br यहाँ लगेंगे, ऐसे बन जाएगा। एल्काइन कम रिएक्टिव होता है एल्कीन से फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ HOX ऑन एल्काइन। अब देखो यहाँ पर तो दो सब हेलोजन थे, तो ये एक जैसे थे, अटैक कर जा रहे थे। लेकिन यहाँ एडिशन ऑफ HOX में क्या है, अब X+ और OH- होगा, तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन मोर क्राउडेड कार्बन, मतलब इस पर अटैक करेगा। तो 2 बार OH इस पर अटैक करेगा, जब जैसे एक बार OH अटैक किया, फिर दोबारा OH अटैक किया, तो आप जानते हैं कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं एडिशन ऑफ मतलब रिएक्शन बताते हैं NBS का। NBS इसको बोलते हैं N ब्रोमोसक्सिनेमाइड।
आइए जानते हैं NBS के बारे में। NBS क्या है? NBS है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो, भाई इसको क्या बोलते हैं ना, यहाँ पर एन भी लगेगा। सोचो एमाइड इमाइड लग रहा है, नाइट्रोजन है ही नहीं। हाँ ठीक है। अब ये क्या करता है ना, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है फ्री रेडिकली, गिव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन। एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन हटा के Br लगा देता है। अब जैसे NB इट मेंटेन द लो कंसंट्रेशन ऑफ Br, ये भी याद रखिए। अब जैसे ये है डबल बॉन्ड और ये, तो ये वाला कार्बन आपका एलाइलिक है और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक होता है। डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक होता है, आगे वाला नहीं, डायरेक्ट जुड़ा हुआ बेंजाइलिक है। ये एलाइलिक है, तो एलाइलिक कार्बन पे क्या किया इसने, H हटा के Br लगा दिया। बेंजाइलिक कार्बन पे H हटा के Br लगा दिया, ये तो चलो नॉर्मल बात है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन जो sp3 हो वो एलाइलिक होता है। जैसे देखिए डबल बॉन्ड वाले ये दो कार्बन है, इसके बगल में ये और ये दोनों एलाइलिक है, तो किसी भी एक पे लगा दीजिए, ऐसा नहीं कि दोनों पे लगा दो। अब जैसे ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन और इसके अगल बगल ये और ये एलाइलिक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ फ्री रेडिकल बना तो रेजोनेंस भी है, 3+2 5 अल्फा हाइड्रोजन भी है, और यहाँ फ्री रेडिकल बना तो रेजोनेंस है और 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, Br यहाँ पे अटैक कर जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है, इधर से भी और इधर से भी। तो आपको लगेगा कि सर Br, अगर मैं यहीं छोड़ दूँ तो आप मार्क करके फिर इमेज बना के मेरे सामने पेश कर देंगे, सर यहाँ Br लगाना चाहिए पर यहाँ लगा दिए। सही लगाए हैं, कैसे लगाएं ये बता दें आपको ना, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को। यहाँ बीच मझधार में छोड़ देना भी ठीक नहीं है तुम लोग को, है थोड़ा समझा दे इसके बारे में। देखिए आइए, ये यहाँ फ्री रेडिकल क्रिएट करेगा, इतना क्लियर है। ये फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये रेजोनेंस से इन दोनों डबल बॉन्ड में से कोई एक फ्री रेडिकल के साथ रेजोनेंस करेगा, तो ये यहां चला गया, यहां आ गया। अब देखो यहां क्या है, क्रॉस कंजुगेशन, मतलब इस फ्री रेडिकल से ये भी कंजुगेशन में, ये भी कंजुगेशन में है, लेकिन इन दोनों को आपस में कंजुगेशन में लाने के लिए या तो ये इधर जाएगा तो इधर अटक जाएगा, या तो इधर जाएगा तो इधर अटक जाएगा। लेकिन अगर ये है तो ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, तो ये लीनियर कंजुगेशन है। अब लीनियर कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन में आप ही बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा पूछ तो ऐसे रहा हूँ जैसे आप मोबाइल में से घुस के, मेरे कंप्यूटर कैमरे में से घुस के बाहर निकलेंगे और बताएंगे कि सर लीनियर कंजुगेशन। चलो मैं ही बता देता हूँ, लीनियर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबल है, ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे Br का अटैक होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक वाला पार्ट। यार अभी ऑक्सीडेशन का टॉपिक बाकी था, क्योंकि हमने रिडक्शन किया था, ऑक्सीडेशन तो किया नहीं था। तो ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस को ख़त्म करके तब स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले बात करते हैं ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस एल्कीन एल्काइन दोनों का होता है। इसमें क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया जाता है
और इसकी जगह पर यहाँ पर O और यहाँ पर O लगा देते हैं। कहने का मतलब डबल बॉन्ड तोड़ो, O जोड़ो, ठीक है। ये मंत्र याद कर लीजिए आप। अब जैसे एक हमारा रिएजेंट है O3 ओजोन एंड दूसरा है जिंक या मिथाइल मतलब डाईमिथाइल सल्फाइड बोल सकते हैं, या इसको हम डाईमिथाइल थायो ईथर बोल सकते हैं, ठीक है। जिंक और प्लस H2O रहता है इसमें। मैंने आपको बोला कि डबल बॉन्ड तोड़ना है, O जोड़ना है, तो आपने O जोड़ दिया यहाँ पर। और इस तरह के RCHO, तो ये दो तरह का दो एक ही तरह के दो कंपाउंड बन गए। मान लो ये R डैश होता तो दो तरह का बन जाता। मेन इसका मैकेनिज्म है, ध्यान रखिएगा। ओजोन क्या होता है कि उसके पास न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट दोनों रहता है। तो ओजोन इस तरीके से इस पर अटैक करता है। पॉजिटिव पार्ट दोनों में से कोई एक नेगेटिव पॉजिटिव टूटता है और ये इस पर अटैक कर जाता है। एक बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम इंटरमीडिएट नहीं मानते, ज़्यादातर बुक्स नहीं देती इसको। नाम मोल ओजोनाइड है। अनस्टेबल है, इसलिए इसको कोई पूछता भी नहीं है, बात भी नहीं करता। कभी कभी मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि ओजोनोलिसिस में अनस्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है, तो ये है। वैसे अगर इंटरमीडिएट की बात करी जाए तब वो बोला जाएगा ओजोनाइड। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे चिपक गया। अब ये बॉन्ड ऐसे टूटा और ये बॉन्ड ऐसे, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ये हम रीअरेंज करके दिखा रहे हैं। इसके बाद ये बन रहा है, लेकिन ये रीअरेंजमेंट बीच में दिखा रहे हैं कि कैसे हुआ होगा। यहाँ नेगेटिव वाला पोर्शन इस कार्बन पे अटैक करता है और ये बॉन्ड टूटता है, नेगेटिव वाला पोर्शन इस कार्बन पे अटैक करता है और आपको मिलता है नया इंटरमीडिएट जिसका नाम है ओजोनाइड, और ये स्टेबल है। अगर आपको केवल ओजोन दिया जाए, ये ना दिया जाए, तो आप केवल ओजोन दिया जाए तो वो प्रोडक्ट बना के छोड़ देंगे। ओजोनाइड स्टेबल है और यहाँ ये प्रोडक्ट बना के आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी वाटर मिले, तो वाटर मिलेगा तो क्या होगा कि आपको एल्डिहाइड प्लस H2O2 मिलेगा। कैसे? वाटर H2O इस O को ले लेगा, ये O इसके साथ और ये O इसके साथ चला जाएगा, ये O इसके साथ जाएगा तो RCHO बनाएगा, ये इसके साथ जाएगा तो RCHO, और ये वाला O इसके साथ जाएगा बनाएगा H2O2। लेकिन H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपने जल्दी से H2O2 को हटाया नहीं तो एल्डिहाइड को वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। यही कारण है कि रिएक्शन में आपको जिंक या डाईमिथाइल सल्फाइड आपको लेना है। जिंक अगर आप लेते हैं तो वो क्या करता है, H2O2 के साथ जिंक रिएक्ट करके ZnOH ट्वाइस बना देता है। तो इस तरीके से आपके रिएक्शन में H2O2 नहीं रह जाता। हाँ, अगर आप CH3 ट्वाइस S लेते हैं तो ये H2O2 से रिएक्ट करके CH3 S डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O बनाता है। ये बनाएगा CH3, इसको मतलब बोलते हैं डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है। तो मतलब नॉन पोलर नहीं है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है ये। तो यहाँ पर जिंक H2O2 से रिएक्ट कर जाता है तो H2O2 नहीं बचता। यहाँ पर डाईमिथाइल सल्फाइड H2O2 से रिएक्ट कर जाता है तो H2O2 नहीं बचता। H2O2 नहीं बचता तो ये एल्डिहाइड सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई नहीं है और H2O2 बचा हुआ है, तब वो अपना काम कर जाएगा। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, अपना एक ऑक्सीजन एल्डिहाइड को देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ओजोनोलिसिस में अगर कीटोन बनता है
तो कीटोन को H2O2 ऑक्सीडाइज नहीं करता, मतलब कीटोन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एल्डिहाइड अगर बनता है, भाई आपको क्या पता कि एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा, तो आपको जिंक और ये लेकर रखना पड़ेगा पहले से, जिंक या इन दोनों में से कोई एक लेकर रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, कंपाउंड है हमारे पास, हमने बोला कि डबल बॉन्ड तोड़ना है, वो जोड़ना है, तो आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, इसमें डबल बॉन्ड ओ जोड़ा, इसमें भी डबल बॉन्ड ओ जोड़ा, इधर जोड़ा तो ये बना एसीटोन और इधर जोड़ा तो ये बना एसिटल्डिहाइड। लेकिन ये तब है जब आपके पास जिंक है। अगर मान लो जिंक एब्सेंट है तो बनने वाला एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। कीटोन का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास एल्काइन है तो भी आपको डबल बॉन्ड ही तोड़ना है, मतलब 2 बॉन्ड तोड़ना है, 1 बॉन्ड नहीं तोड़ना है, और ऐसे बना देना डबल बॉन्ड। लेकिन अगर आपके पास जिंक नहीं है तब आप पूरा बॉन्ड तोड़ के इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। अब जैसे मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे ये कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा तो ये एल्डिहाइड बनाया, ये एल्डिहाइड बनाया, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का आपको डाइल मिला। बेंजीन आपने ले लिया, बेंजीन को आपने ओजोनोलिसिस करा दी तो 3 मिला। देखिए एक बात और, अगर आपको ओजोनोलिसिस केवल बोला जाता है तो आप पूरा रिएजेंट लेंगे, जिंक भी लेंगे, वाटर भी लेंगे, ओजोन भी लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे कुछ लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस टर्म यूज करते हैं। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ऐसा कोई टर्म यूज नहीं हुआ है। तो हम लोग जैसे हम लोग कोटा में पढ़ाने की बात करें तो वहाँ पर जितने भी कोचिंग हैं वो सभी लोग ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव का यूज करते हैं, पर एनसीईआरटी ये कहता नहीं है, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ओजोनोलिसिस बोल दिया तो फिर ऑक्सीडेटिव है कि रिडक्टिव है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमेशा आपको ओजोनोलिसिस बोलने पर यही लेना। 3 बजे था। अच्छा, मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे के भाई ऑर्थोजाइलिन का आप ओजोनोलिसिस कराइए, तो आप ऑर्थोजाइलिन बनाएंगे तो ये अगल बगल मिथाइल ग्रुप लग गया तो जाइलिन है, वो भी जाइलिन है, हाँ, और एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थोजाइलिन है, 2 मिथाइल लगा है जाइलिन है, और अगल बगल लगा है तो ऑर्थोजाइलिन है। लेकिन बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड की पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो जब आप इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर आपको ये ग्लाइऑक्सल मिलेगा, ये ग्लाइऑक्सल मिलेगा, और ये CH3 CO CH3 मिलेगा। यहाँ पर जब आप कराएंगे तो यहाँ पर एक CHO मिलेगा, एक मिलेगा CHO C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा भी CHO C डबल बॉन्ड O CH3। कहने का मतलब दोनों का प्रोडक्ट अलग होगा। तो जब भी आपको कोई नाम से क्वेश्चन दे, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन, तो दिमाग में रखिएगा कि डबल बॉन्ड बेंजीन के 2 तरीके से लग सकते हैं, प्रोडक्ट आपका फेल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 इन एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम, दोनों में से किसी भी मीडियम में हो। ज़्यादातर हॉट कंसनट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम का यूज करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरा है कंसनट्रेटेड K2Cr2O7 इन H2SO4। कहने का मतलब K2Cr2O7 इन कंसनट्रेटेड H2SO4। इन दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट का यूज कर लिया जाए, 3 में से, भाई यहाँ पर तो 2 है ना, 3 में से किसी भी एक रिएजेंट का यूज कर लिया जाए तो जो भी रिजल्ट मिलता है वो सेम मिलता है सबके केस में। ऐसे मान लीजिए कि हमने एक एल्कीन लिया और हॉट कंसनट्रेटेड एल्कलाइन KMnO4 ले लिया, एल्कलाइन है, OH- है तो एल्कलाइन है, तो क्या करता है, डबल बॉन्ड तोड़ता है। ध्यान रखिएगा CH जो होगा वो COOH में चेंज होगा, तो RCOOH, और ये C डबल बॉन्ड O में कीटोन में, जो C होगा वो भी COOH में चेंज होगा ट्रिपल बॉन्ड में, तो COOH। ये एक तरह से थ्योरी है, एग्जाम्पल नहीं है आपके लिए, एक तरह से थ्योरी है, आपको सब याद करना है।
अगर टर्मिनल पे CH2 है तो वो CO2 में चेंज हो जाएगा, लेकिन R ये फिर वैसे ही है, ये कीटोन में चेंज होगा। अच्छा, कीटोन नॉन ऑक्सीडाइजेबल होता है, कीटोन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। जैसे ये है, ये भी क्या करेगा कि भाई CH है, मैंने अभी बताया CH किस में चेंज होता है, COOH में, तो RCH किस में, COOH में, और CH2 किस में, CO2 में। यहाँ पर ये C था तो किस में चेंज हो रहा था, COOH में, लेकिन ये CH अब यहाँ का CH तो है नहीं, डबल बॉन्ड का CH नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड का CH है, किनारे पर जैसे CH2 था वैसे ही CH है और वो CO2 में चेंज हो रहा है। बेंजीन रिंग पर अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा है तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो COOH में चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये COOH में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये COOH में चेंज होगा, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़े हुए दो कार्बन है, दो COOH में चेंज होगी। अब आप सोच रहे होंगे बाकी कहाँ गए सर, बाकी को बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, CO2 या किसी और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं वो, उनकी हम बात नहीं करते क्योंकि केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा और इसके अंदर थोड़ा और डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए उसी रिएजेंट को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बोला कि बेंजीन रिंग पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। आप देखो इस बेंजीन रिंग पर एक कार्बन ये लगा है, एक कार्बन ये लगा है। अब ये दोनों कार्बन क्या होंगे, ये भी COOH में चेंज हो जाएगा, ये भी COOH में चेंज होगा। भाई यहाँ पर भी देखिए, अगर इसको बेंजीन रिंग मानते हैं तो ये इसके ऊपर लगा हुआ कार्बन है, अगर इसको बेंजीन रिंग मानते हैं तो ये इसके ऊपर लगा हुआ कार्बन है। दोनों में से किसी भी एक को बेंजीन रिंग मान लीजिए, दूसरे को कार्बन मान के ऑक्सीडाइज कर दीजिए। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वहाँ पर वो अटैक करेगा। अब देखिए यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा तो बेंजीन रिंग के से जुड़ा हुआ ये और ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पर भी यही बात है कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, ये है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ये और ये कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। कीटोन को कोई इफेक्ट नहीं डालता। नॉर्मली बोला जाता है कि कीटोन नॉन ऑक्सीडाइजेबल होता है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन अब बोला जाता है कि ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब है तो बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया आपने तो क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। अब वो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यही आपका कंपाउंड है कि बोला गया इन ड्रास्टिक कंडीशन दे कैन ऑक्सीडाइज। अब जैसे यही हमारा कंपाउंड है और हमने इसको ले लिया और इसको बोला कि भैया अब ये ऑक्सीडाइज होगा। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो अब ये कीटोन हमेशा देखा करो C डबल बॉन्ड हो, दोनों के अगल बगल देखा करो कि कितने कितने कार्बन है। एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है। हो सकता है दोनों तरफ 2 हो सकता है दोनों तरफ 1 हो सकता है दोनों तरफ सेम हो सकता है दोनों तरफ अलग अलग हो। ठीक है, अगर दोनों तरफ सेम नहीं है तो जो बड़ा है उसको तोड़ दो। ठीक है, और इसको भी COOH में चेंज कर दो, इसको भी COOH में चेंज कर दो। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास दोनों बराबर है। आपने बोला सर अब तो आप इसको तोड़ो, इसको COOH में चेंज करो, इसको भी COOH में चेंज करो। ये होगा CH3COOH और ये हो गया HCOOH। समझ गए, ड्रास्टिक कंडीशन यही है भैया। देखिए अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ 1,2-डाइऑल की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है क्योंकि इसके पास 3 रिएजेंट है और तीनों रिएजेंट में से कोई भी एक रिएजेंट आपको दिया जा सकता है। ये दोनों रिएजेंट तो सेम काम करते हैं, ये अलग करता है।
रिएजेंट पहले जान जाइए, रिएजेंट जानना ज़्यादा जरूरी है। बेयर्स रिएजेंट क्या है? बेयर्स रिएजेंट एल्कलाइन KMnO4 है जो कि बहुत ही डाइल्यूट है, ठंडा भी है। जैसे वहां तक क्या, हॉट कंसंट्रेटेड एल्कलाइन, वो गर्म भी था कंसंट्रेटेड भी था, ये ठंडा भी है और डाइल्यूट भी है। और इतना डाइल्यूट कि 1% एल्कलाइन KMnO4, मतलब 99% पानी है। सिन एडिशन देता है, आपको पता है सिन एडिशन, एंटी एडिशन, ये देखिए मैंने आपको बता रखा है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद इन एसिडिक मीडियम, ये भी सिन एडिशन देता है। परऑक्सी एसिड एसिडिक मीडियम में, ये भी क्या होता है? एंटी एडिशन देता है, ये एंटी एडिशन। परऑक्सी एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही है पर एक परऑक्साइड बॉन्ड, मतलब एक O एक्स्ट्रा आ जाता है। अब जैसे ये है HCO, तो मतलब 3 बार O है, H है तो यहाँ H लग जाएगा। अब लेकिन कुछ बच्चे इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, H को इधर ले आते हैं, बोलते हैं H2CO3 है, वो तो कार्बोनिक एसिड है, ये परफॉर्मिक एसिड है। दोनों के स्ट्रक्चर में अलग है, लिखावट में अलग अंतर है। अब कुछ लोग दोनों H को एक साथ लिख देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। CH3CO3H पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड। अच्छा, बेयर रिएजेंट क्या होता है कि बेयर रिएजेंट के पास पिंक कलर होता है। जब इसको एल्कीन या एल्काइन से रिएक्ट कराते हैं तो बेयर रिएजेंट तो खत्म हो जाता है। अब बेयर रिएजेंट खत्म हो जाता है तो पिंक कलर गायब। अच्छा, जब पिंक कलर गायब हो जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब है कि बेयर रिएजेंट ने एल्कीन या एल्काइन से रिएक्ट किया है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी काम आएगा ये। फिर सिस के साथ सिन एडिशन मीजो देता है और ट्रांस के साथ सिन एडिशन रेसमिक देता है, ये बता चुके हैं। कार इसलिए लिखा है ताकि आप एक कोडवर्ड याद कर ले, कार इससे CAR। तो अब क्या है कि एक याद कर लेंगे तो उल्टा पुल्टा करके आप सारा समझ जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको इसमें। अब देखिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे ये कंपाउंड है, ये सिस की तरह बोल सकते हैं, इसका ट्रांस तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन दोनों एक तरफ है तो सिस बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप सर आपने तो सिस ट्रांस इसमें बोला था कि नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों एक तरफ है, सिस की तरह बोला जा सकता है। तो बेयर रिएजेंट अगर आप डालते हैं तो ये सिन एडिशन देता है। सिन एडिशन देता है मतलब मीजो बनाएगा, मीजो बनाएगा मतलब दोनों OH सेम, ऐसे आधा पार्ट आधे पार्ट का मिरर इमेज होगा, आधा पार्ट आधे पार्ट का मिरर इमेज होगा। अच्छा, दोनों OH सेम साइड है तो सिस भी बोल सकते हैं, और दोनों OH एक दूसरे के अपोजिट है तो ट्रांस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये दो तरह का मिक्सचर बनता है इसलिए इसको रेसमिक बोलेंगे। समझ रहे हैं मेरा ट्रांस बोलने का क्यों मतलब है? ट्रांस इसलिए क्योंकि एक कंपाउंड में दोनों OH अपोजिट हैं, तो ये अगर बोला जाए तो ये ट्रांस है, ये भी क्या है? ट्रांस है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसलिए ये क्या है? रेसमिक मिक्सचर भी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए कुछ बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। आइए कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पास ढेर सारे हैं, लेकिन ये काम क्या करते हैं पहले ये समझ ले, फिर सारे रिएजेंट एक साथ पढ़ लेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दे ऑक्सीडाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को ये एल्डिहाइड में चेंज करता है, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। टर्सरी एल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, केवल दो रिएजेंट ऐसे हैं जो टर्सरी एल्कोहल को एल्कीन में चेंज कर देते हैं, और वो ये हैं PCC एंड कॉपर एट 300 सेल्सियस। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि ये दोनों काम कौन करता है। तो पहला है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स आर, पहला है हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से कोई भी एक आपको मिल जाए, हेलोजन डायरेक्ट ये अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर देता है जैसा अल्कोहल हो। फेंटॉन्स रिएजेंट, नाम याद रखिएगा, FeSO4 + H2O2, एनहाइड्रस CrO3 इन पिरिडीन और CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल का मतलब होता है बर्फ होती है, आइस होता है एसिटिक एसिड का,
जॉन्स रिएजेंट क्या है? सोल्यूशन ऑफ CrO3 इन H2SO4 इन एक्वस एसीटोन। अच्छा, ये जो मैंने लिखवाया है इसको एक बार NCERT से आप चेक कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है, इन्हीं में से किसी एक को जॉन्स रिएजेंट NCERT दे देता है। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो NCERT थी, जो हम लोगों ने पढ़ी थी अपने टाइम पर, उसी टाइम का मैंने पढ़ाते समय नोट्स बनाया था, क्योंकि हमारा जो PG और ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई होती है केमिस्ट्री की, उसकी तो आपको ज़रूरत होती नहीं है। आपको ज़रूरत उसी चीज़ की है जो हमने अपने तैयारी में पढ़ा हुआ था। तो उस समय जो पतली पतली ब्लैक एंड वाइट वाली NCERT आती थी, उससे जो हमने नोट्स बनाई थी, हम उसी से पढ़ाते हैं आपको। NCERT बदली नहीं है, पर कहीं कहीं पर एक आध पॉइंट में चेंज मिल जाता है। तो आप बेशक NCERT एक बार, जब अगर मेरे में कोई गलती आपको मिले तो आप मुझे ना फॉलो करके NCERT को फॉलो करिएगा। बिल्कुल ही यहाँ पर मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि मुझे फॉलो नहीं करना है। मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ। आपको अपना एग्ज़ाम निकालने के लिए फॉलो करना होगा NCERT। पांचवा है PCC, पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये भी यही काम करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। लेकिन ये सभी रिएजेंट में इसको बेस्ट माना जाता है। कभी आपसे कोई पूछे कि भाई बेस्ट कौन है, तो बोलो कि भाई PCC बेस्ट है। बोले क्यों है? क्या ये सब छोड़ो, आप बेस्ट मानो खाली। PDC इसी का छोटा भाई है PDC। पिरिडीनियम इसमें उसमें क्लोरोक्रोमेट था, इसमें डाइक्लोरोक्रोमेट है। ठीक है, इसको कॉलिन्स रिएजेंट भी बोला जाता है। वो कॉलिन साफ करते हैं ना, उससे याद कर लीजिएगा, लेकिन वो ये है नहीं। कॉपर एट 300 सेल्सियस। अब 300 सेल्सियस को आप 573 केल्विन भी बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है, केल्विन में दे देता है तो बच्चा सोचता लो हमको तो टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया। हाँ, ये मैंने बोला अभी आपको कि टर्सरी अल्कोहल को ये दोनों एल्कीन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक आध रिएजेंट और बचा है, वो भी बता ही देते हैं। देखिए, अगला रिएजेंट है हमारा MnO2। MnO2 एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, केवल बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। बाकी सब जो आपने अभी तक रिएजेंट पढ़े वो सभी तरह के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, चाहे वो बेंजाइलिक हो चाहे ना हो, लेकिन ये केवल बेंजाइलिक एलाइलिक को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब जैसे ये बेंजाइलिक अल्कोहल है तो इसको एल्डिहाइड में चेंज कर दे रहा है। ये एलाइलिक अल्कोहल है, अब ये सेकेंडरी है तो इसको कीटोन में चेंज कर दे रहा है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और MnO2 के बीच में डिफरेंस दिखाया है। ये क्या है, ये एलाइलिक कार्बन है, लेकिन ये एलाइलिक कार्बन नहीं है। तो PCC इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, लेकिन MnO2 केवल इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको छोड़ दे रहा है। अच्छा, दूसरा एक और रिएजेंट है जो दो कंडीशन में पाया जाता है। एक तो SiO2 इन CH3COOH, दूसरा खाली SiO2 बोल दिया जाता है या इन एक्वस मीडियम बोला जाता है। तो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। SiO2 सेलेनियम ऑक्साइड को CH3COOH में अगर यूज किया जाए तो ये क्या करता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को या एक्टिव मिथाइल ग्रुप को एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप है क्या, या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या है? तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप या मिथाइल ग्रुप क्या है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा जान लेना होगा कि एक्टिव मिथाइलिन और मिथाइल ग्रुप क्या है। अरे यार, सब भीगा हुआ है, बड़ा दिक्कत है। 2 मिनट सूखने देते हैं। देखिए, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर के बगल वाला कार्बन जो sp3 होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप या एक्टिव मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये जैसे मिथाइल है, ये मिथाइलिन है, तो इसको क्या करेगा कि एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर देगा। जैसे ये किनारे पर है तो एल्डिहाइड में चेंज होगा, ये किनारे पर है तो एल्डिहाइड। हाँ, आप जैसे आपको लग रहा है कि सब 2 एक्टिव है, तो अगर 2 मिलेगा या 2 से ज़्यादा मिलेगा तो किसी एक को ही करेंगे। तो आपने इसको कर दिया, यहाँ पे एक ही था, आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पे देखिए 2 जगह मिल रहा था,
तो आपने किसी एक को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। तो अगर आपके पास CH2 है और यहाँ -R ग्रुप लगा है, -R ग्रुप लगा है, -R इफेक्ट वाला ग्रुप, तो ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, -R ग्रुप है। तो ये क्या है, ये भी एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। एक मिथाइलिन है, CH2 मिथाइलिन है और CH3 मिथाइल ग्रुप है। ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसकी प्रेजेंस में, SiO2 की प्रेजेंस में। एक और रिएजेंट है इसका, बता देते हैं आपको, जल्दी से मिटा के वीडियो पॉज बिना किए। अब आपको क्या जानना है कि अगर आपके पास केवल SiO2 है, SiO2 और SiO2 इन H2O, दोनों का मतलब सेम है। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीडाइज एलाइलिक और बेंजाइलिक, एलाइलिक को ही, बेंजाइलिक को तो करता भी नहीं है, तो आप केवल एलाइलिक यही जाने। इट ऑक्सीडाइज एलाइलिक कार्बन इनटू एल्डिहाइड और कीटोन। ये ऑक्सीडाइज करता है एलाइलिक कार्बन को एल्डिहाइड या कीटोन में। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास है CH2 CH CH3। अब ये आपका एलाइलिक कार्बन है, यहाँ पर अगर आप SiO2 डालेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO में चेंज कर देगा। ये भी आपका एलाइलिक कार्बन है। अच्छा, यहां पर 2 एलाइलिक कार्बन है, तो दोनों में से किसी एक को ही करना है आपको। समझ गए? तो ये था आपका पूरा ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें मेन पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, H+ हटेगा। H+ भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, तो क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन। ऐसी S का मतलब सब्स्टिट्यूशन है, E का मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझिए। एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मानी जाती है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास पाए जाते हैं। कोई बोले अगर कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, तो बोलिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। sp2 मत बोलिएगा, p ऑर्बिटल। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्लो स्टेप यही है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया, ये बन गया। अब आप जानते हैं पॉजिटिव डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक तरह का रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये भाई अपने आप को स्टेबल करेगा, स्टेबल करता है। स्टेबल करने के बाद H जो यहाँ पर है, उसको एक बेस या न्यूक्लियोफाइल, भाई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल भी होगा, तो न्यूक्लियोफाइल एक तरह का क्या है, बेस है। तो बेस इस H को लेगा, H+ ले लेगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा। अब अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से देखा था, जैसे ये जो बनाया गया है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विलेंड इंटरमीडिएट भी इसको बोला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप। सबसे पहले आपने बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल लिया, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल लिया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल धीरे धीरे बेंजीन से जुड़ने लगा। यहाँ डैश 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 करके लिखा है, थोड़ा छोटा लिखा है क्योंकि अपने पास जगह नहीं था,
कैसे दिखाऊंगा मैं आपको इसको, क्या करूं बोलिए। ऐसे दिखा दूं आपको? देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि मैं इसी को समझाने वाला हूं। अब मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा इसको, क्योंकि थोड़ा दूर से आपको कम दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने कैमरा को पास ले आया। अब ये बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा थोड़ा सा बॉन्ड बनाने लगेगा बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग का ये वाला बॉन्ड यहाँ से, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये थोड़ा टूटा होगा, ये थोड़ा जुड़ा होगा, वो ये है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन ये TS फर्स्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है मतलब ये जुड़ रहा था, ये टूट रहा था। अब क्या हुआ कि ये जुड़ गया और ये टूट गया। अब ये वाली जो कंडीशन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है चारों तरफ, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो हमने ये बना दिया, ये जो गड्ढा है, नॉच है, ये इंटरमीडिएट है। ये इंटरमीडिएट। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां से इंटरमीडिएट के बाद न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो ये H धीरे धीरे टूटेगा और यहां पर धीरे धीरे डबल बॉन्ड बनने लगेगा इस कंडीशन में। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो TS2 है आपका, ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में जितने स्टेप होते हैं उतने ही ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, जितने स्टेप उतने ट्रांजिशन स्टेट। तो ये TS2 हुआ। अब TS2 मतलब यहाँ से H टूट रहा था, अब टूट गया और ये बन गया। अच्छा, ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, कुल मिला जुलाकर इसमें 2 स्टेप है, इसलिए 2 ट्रांजिशन स्टेट है, एक इंटरमीडिएट है। समझ गया? देखिए, मैंने आपको एक मैकेनिज्म बता दिया, तो अब आपको बार बार मैकेनिज्म बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, मुझे केवल इलेक्ट्रोफाइल बताना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अगर मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर Cl+, Br+ या I+ है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये अटैक होगा Cl+ का और ये प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, इसके लिए कुछ कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो लुईस एसिड कहलाते हैं। ये कैटालिस्ट इनमें से कोई भी एक होगा, सारा मत रख देना, ठीक है। अब देखिए, आपने रिएक्शन की मैकेनिज्म में देखा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक RDS में था, स्लो स्टेप में था, लेकिन H+ का टूटना फास्ट स्टेप में था। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो H+ का टूटना भी रेट डिटरमाइनिंग, मतलब रिएक्शन की रेट डिसाइड करने में इन्वॉल्व हो जाएगा। उस केस में C6H6 एंड C6D6 दोनों की रेट अलग अलग होगी। और अगर H+ फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट सेम होगा। अगर इन दोनों का रेट सेम होगा तो बोला जाता है कि रिएक्शन आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं शो करता। आइसोटोपिक का मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम आने से जो इफेक्ट पड़ता है रेट पर, उसको आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। अगर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करता। लेकिन यहाँ पे कुछ बात लिखी गई है। इन जनरल ब्रेकिंग ऑफ H+ इज नॉट डिसाइड द रेट। क्यों? रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। But if reaction is reversible, then breaking of H+ also decide the rate of reaction. In that case, breaking of H+ and D+ have different rate, and this is known as isotopic effect, क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का रेट अलग अलग होगा। अगर अलग अलग नहीं है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, तो H+ फास्ट स्टेप में टूटेगा, D+ भी फास्ट स्टेप में टूटेगा। और फास्ट स्टेप में टूटने वाली जो चीज़ें होती हैं वो फास्ट होती हैं, उनमें जो है थोड़ा फास्ट, ज़्यादा फास्ट नहीं होता, वो फास्ट है। तब वो सारा रेट केवल इलेक्ट्रोफाइल के अटैक पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर फास्ट स्टेप भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में घुस गया, रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई, इधर से इधर एक ही स्टेप में रिएक्शन होने लगी,
तो उस केस में आइसोटोपिक इफेक्ट होगा। आयोडीन आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है, आयोडीन जो होता है वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। तो जब आप आयोडीन को रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर आपको एक तो आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर रहा है, दूसरा इस रिएक्शन को होने देने के लिए, भाई रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगा तो फिर तो जो बना हुआ है वो टूटेगा, तो रिएक्शन को होने देने के लिए HI को कंज्यूम करना पड़ेगा, और HI को कंज्यूम करने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। इस तरीके से अब इससे क्या होगा, HI कंज्यूम होता जाएगा, प्रोडक्ट घटता जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता जाएगा, I2 बनता जाएगा, रिएक्टेंट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता जाएगा। तो ये आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। तो अब आप ये बात समझ लीजिए कि जहां भी मैं लिख दूं कि ये आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर रहा है कोई भी रिएक्शन, तो आप समझ लीजिएगा वो रिवर्सेबल है। ठीक है, चलिए वीडियो तो चालू है। नाइट्रेशन क्या होता है कि इसके अंदर बेंजीन को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो NO2 इस पर लग जाता है। अब H2SO4 और HNO3 दोनों में एक एसिड की तरह वर्क करता है, दूसरा बेस की तरह। आपको लगेगा दोनों एसिड है, लेकिन रिएक्शन को देखिए ध्यान से। जो H+ देता है वो एसिड है, जो H+ लेता है वो बेस है। देखिए इसने H+ दिया है, इसने H+ लिया है। तो जब ये ले लिया है तो अब ये क्या करेगा, भाई जो बनता है वो नहीं टूटेगा, उसके जैसा नहीं टूटेगा, जब भी टूटेगा कोई दूसरा टूटेगा। OH बना है वो नहीं टूटेगा, OH पहले से नहीं टूटेगा, ये टूटेगा, टूटा
बनाया ये, और NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया, नाइट्रेशन बन गया। कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं शो करता ये। कभी कभी कैमरा बंद करना ही भूल जाते हैं, बुढ़ापा आ रहा है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, SO3H जुड़ जाएगा, लेकिन SO3H प्लस इसका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल देखिए कैसे बन रहा है। इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए दो H2SO4 आपस में रिएक्ट करके, इसको सेल्फ आयोनाइजेशन बोलते हैं, इसमें SO3 बनता है जो एक इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, ये रिवर्सेबल है इसलिए आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर रहा है। देखिए सल्फोनेशन रिएक्शन की एक बड़ी खास यूज़ है। ये देखिए क्या करता है कि जैसे आपने ऐसे सल्फोनेशन कराया, अब इसी में अगर आप पानी डाल दें, मतलब डाइल्यूट H2SO4, पानी डालेंगे डाइल्यूट H2SO4 बन जाएगा, या H3O प्लस बोल सकते हैं उसको, या आप कोई और डाइल्यूट एसिड डाल दें, पानी एक तरीके से डालना है, तो यही चीज़ जो है हट जाएगी और डीसल्फोनेशन हो जाएगा वापस ऐसे। भाई रिवर्सेबल तो था ही ये, इसमें तो चेंज हो ही रहा था, कंसनट्रेटेड में भी हो रहा था, लेकिन अगर पानी डाल दिया जाए तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी और पीछे की तरफ चला जाएगा। तो अब डीसल्फोनेशन का यूज क्या है? डीसल्फोनेशन का यूज एक बहुत बढ़िया है कि इट इज़ यूज्ड, मतलब सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन कंबाइंड एक साथ बोला जाए तो इट इज यूज्ड टू ब्लॉक द पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग को ब्लॉक करने के बड़े काम में आता है। आइए देखा जाए इसको। देखिए सल्फोनेशन, अभी मैंने बोला आपको कि सल्फोनेशन का यूज होता है टू ब्लॉक द पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, इसमें मैं चाहता हूं कि Br आप यहां लगाएं केवल, लेकिन अगर आप Br2 Al Br3 का यूज करेंगे तो वो ऑर्थो पे भी लगाएगा, पैरा पे भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और स्पेशली कहाँ बढ़ाएगा? ऑर्थो पैरा पर। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा? ऑर्थो पर भी, पैरा पर भी। तो अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है कि केवल ऑर्थो बने, पैरा ना बने? तो सबसे पहले कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के इसकी पैरा पोजीशन पर SO3H लगा दिया। अब आप बोलेंगे सर यहाँ ऑर्थो भी लग सकता है। नहीं, SO3H एक बड़ा ग्रुप है, CH3 के बगल में जगह कम होने के कारण वो यहाँ पर ना अटैक करके यहाँ पे अटैक करता है खाली जगह पे, इसीलिए आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। अब जब आप Br2 Al Br3 का अटैक कराएंगे तो पैरा तो फिक्स हो गया, अब यही बचा है ऑर्थो वाला, तो ऑर्थो पोजीशन पे इसका अटैक होगा, किसी भी एक ऑर्थो पे अटैक हो गया। जब ऑर्थो पे अटैक हो गया तो आपने डीसल्फोनेशन के लिए डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl या H3O प्लस डाल दिया, SO3H गायब हो गया और ये मिल गया आपको। इस तरह आपको केवल एक प्रोडक्ट मिल गया। अब देखिए बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। लेकिन दोनों में ही आपको लुईस एसिड कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और जो लुईस एसिड चाहिए आपको वो एनहाइड्रस कंडीशन में चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, लुईस एसिड की इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें कि कौन सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए, तो ये ऑर्डर है। अच्छा, हेलोजिनेशन के लिए भी यही ऑर्डर है कि ये ऑर्डर है, इसको रट्टा मार लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन बेस्ट है, या अरेंज द फॉलोइंग। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन सबसे पहले आते हैं, एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, AlX3 बेस्ट था इसीलिए इसको ले लिया। अब आप मान लीजिए CH3Cl है या कुछ भी है तो CaXClCl हो गया, ये अटैक करके यहाँ पर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे? RX को AlX3 के पास जब ले जाते हैं तो AlX3 एक लुईस एसिड है और X के पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये इसको अपनी ओर खींचता है। जब इसको अपनी ओर खींचता है तो ये ऐसे टूट जाता है और बनाता है R+, क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, जैसे कि मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट, फाइंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑन बेंजीन, बेंजीन पे बताना है, बाय यूजिंग फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड। मैंने 3 एल्काइल हैलाइड लेकर रखे हैं। अब से मान लीजिए हमारा पहला है तो CH3CH2Cl, ये टूटा, आपका बना CH3CH2 प्लस, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा
CH2 CH3, ये अटैक कर जाएगा। बी देखिए CH3 CH2 CH2 Cl, ये टूटा, बनाया इसने CH3 CH2 CH2 प्लस, अच्छा H माइनस शिफ्ट हो गया यहाँ पर, यहाँ से कार्बोकटायन बना आपका ये CH3 CH CH3 प्लस, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ भी कार्बोकटायन बनेगा वहाँ रीअरेंजमेंट होगा। तो अब ये जो प्रोडक्ट आपका मिलेगा वो ये मिलेगा, ये वाला, समझ गए आप। अच्छा, जो तीसरा हमारा रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन, तीसरा यही बताया जा सकता है। अच्छा, इसी को तोड़ देते हैं, ये बनाएगा क्या, CH3 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 CH2 प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, CH3 माइनस शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे, मिथाइल शिफ्ट हो गया, और ये बना दिया क्या, CH3 CH3 CH2 CH3 प्लस। इसलिए मैंने आपको कार्बोकटायन के रीअरेंजमेंट का वीडियो पहले दे दिया था। अब इसका अटैक बेंजीन रिंग पे करा देना है। तब बेंजीन रिंग पे जब आप इसका अटैक कराएंगे तो CH2 CH3 CH3, कहने का मतलब है कि जितना सिंपल दिखता है कि बस इसको तोड़ के डायरेक्ट इसको जोड़ना है, ऐसा नहीं है, रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा आपको, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन की। अब देखिए फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं एसाइलेशन की। एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमको एक एसाइल हैलाइड की जरूरत पड़ेगी। ये क्या करेगा, वैसे ही जैसे एल्काइल हैलाइड का X खींच रहा था वैसे ही यहाँ भी खींचेगा। जब वहाँ R प्लस बन रहा था यहाँ RCO प्लस बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, बेंजीन रिंग की तो सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं पर भी अटैक हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे ये है, तो ये एक क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने के कारण यहाँ या यहाँ अटैक होगा। अच्छा, यहाँ अटैक हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप है कि यहाँ पर ये खुद बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो इन दोनों के बीच में टक्कर होगी, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसलिए यहाँ अटैक कर गया। कुछ क्वेश्चन आपको, कुछ खास तरह के क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जैसे कि फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन ही है पर समझ में नहीं आता कि क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अब यहाँ पर ये H प्लस देता है, और H प्लस देता है तो यहाँ पर ये अटैक करके बना लेता है CH3 CH CH3 प्लस। अब इसका अटैक आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको कोई बोले कि क्या फ्लोरीन माइनस इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपको कोई बोले कि क्या फ्लोरीन माइनस इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तो बोलो कि फ्लोरीन माइनस एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये H प्लस इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये ऐसे बन गया। अब ये टूटा, ऐसे बन गया। अब यहां से H माइनस का शिफ्ट हुआ, ऐसे बन गया भाई, यहां से H माइनस का क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब यहां पर अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, और यहां आपको मिल गया ये प्रोडक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में इस तरह की बेवकूफ़ियां करके वो लोग आपको फंसा देते हैं, आप सोचते हैं क्या बताऊं क्या करूं, ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, रीअरेंजमेंट कहीं पर भी हो सकता है, कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, इसका ध्यान रखेंगे आप। देखिए आपको फिर कुछ क्वेश्चन दे दिया है जिसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व आपके सामने करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। जैसे बोला गया कि हाउ टू प्रिपेयर ये कंपाउंड। अब आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे कार्बोकटायन बनाएंगे तब तो ये शिफ्ट होकर यहाँ चला जाता, तो सीधी चेन वाला कौन सा बनेगा,
तो सीधी चेन वाला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आइडिया देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आप बेंजीन रिंग लीजिए, इस पे CH3 CH2 CO Cl AlCl3 डालिए, क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा। अब इसमें आप जिंक अमलगम HCl डाल दीजिए, ये C डबल बॉन्ड को CH2 में चेंज कर देगा। मैंने आपको रीजन पढ़ाया है भाई, ये नहीं बोल सकते नहीं पढ़ा। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ये बेंजीन रिंग के ऊपर ये RX है, यही RX है, ये R सीधे यहाँ पर अटैक कर गया, गलत हो गया। बस CH2 भी तो आना है ना, ऐसे बन जाएगा। अच्छा मान लीजिए ये है, तो इसका अटैक आपने कराया, तो आप एक बार में तो एक ही Cl निकालेंगे, ये बना दिया। अब जैसे ये बना, ये पीछे आकर इसके ऊपर फिर अटैक कर, भाई इसकी कमी थोड़ा ना है अपने पास, ये पीछे आकर इसके ऊपर फिर अटैक कर जाएगा। भाई यही वाला प्रोडक्ट बन गया, दोनों प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 2 Cl था तो 2 बेंजीन रिंग जुड़ गए, यहाँ पर कितना है 3 Cl है, तो 3 बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने चालाकी कर दी C6H5 लेकर, थोड़ी थोड़ी चालाकी कर लेते हैं कहीं पर, ठीक है, बना लीजिएगा इसको। अब जैसे कुछ लिमिटेशन है, कुछ भाई एक बाउंडेशन है कि भाई इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए, एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों के लिए, अगर EWG लगा है जो -R इफेक्ट शो करता है, जैसे NO2 CN एल्डिहाइड कीटोन, इस तरह का कोई ग्रुप लगा है मान लो, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग इज वेरी लो। भाई ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इसका अटैक कैसे होगा? अच्छा ERG होने पर तो हो सकता है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग ERG जैसे नाइट्रोजन वाले, स्पेशली नाइट्रोजन वालों की बात हो रही है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। अब बोलेगा भैया क्यों नहीं देते, तो उसका भाई ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ा रहा है, अब क्या दिक्कत है? तो दिक्कत यहाँ पर एक है, छोटी सी दिक्कत ये है कि लुईस एसिड मेक सॉल्ट विद रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है इनके साथ सॉल्ट बना लेता है। जैसे ये है भाई, नाइट्रोजन वाला ग्रुप पे लोन पेयर होता बेस है, और ये कौन है एसिड है, ये दोनों रिएक्ट करके ये बना लिए। अब क्या रिएक्शन होगा? अब तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने लगेगा ना, रिएक्शन नहीं हो गया। थक गया हूँ, बहुत टाइम भी हो गया यार, 1:30 बज गया, 1:30। नमस्कार, शुभ रात्रि।